नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस सैंपल पेपर नंबर 2। एक सैंपल पेपर पहले ही ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो सेशन 2021-22 26 अप्रैल के बाद जो एग्जाम होंगे सब्जेक्टिव सीबीएसई के द्वारा सैंपल पेपर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला वो कैसा होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला में 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन सी, सिंगल बॉन्ड, फिर सी, फिर डबल बॉन्ड, फिर सी, फिर यहां से क्या होगा सिंगल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा यहाँ पर सी, सिंगल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड सी। अल्टरनेट जो बॉन्ड है, एक छोड़ के एक सिंगल बॉन्ड, और हर कार्बन के साथ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, 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 और ये हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6, जिसे हम रिंग की फॉर्म में, एरोमेटिक चेन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसमें जो है ये कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो सेटिस्फाई करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे, कार्बन ये जैसे कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन कैसे, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 हो गए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई होंगे। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2, 3 और एक हाइड्रोजन के साथ। कार्बन 1, 2, 3 और एक हाइड्रोजन के साथ। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, एक और एक हाइड्रोजन के साथ 2, ये 6। इस तरीके से हमारा इस बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है। उस सेकंड क्वेश्चन कह रहा है गिव द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की न्यूक्लियस ऑफ एटम के में न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, उन प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस इलेक्ट्रॉन को बांटना किसमें, सेल में। और सेल क्या होता है, के, एल, एम, ये क्या है, सेल है। और इन सेल में हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि थर्ड एल्कली मेटल जो सबसे ऊपर है वो क्या है, लिथियम है, और उससे नीचे क्या है, सोडियम, और उससे नीचे क्या है, पोटेशियम। तो इसका मतलब थर्ड एल्कली मेटल, हमारा आंसर क्या है, पोटेशियम। तो इसने पूछा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, और ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर, और उसके बाद क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमें बताना है। देखिए, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, जो हमारा क्या है, थर्ड एल्कली मेटल। पोटेशियम को एल्कली मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप 1 का है और पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, एल, एम और ये एन। तो इसका मतलब के में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने 8, एम में कितने 8 और एन में 1, 2, 8, 8, 1, टोटल क्या हो गया 19। और कौन सा ग्रुप है ये, ग्रुप 1 है। फिर उसके बाद कह रहा है सेकंड एल्कली अर्थ मेटल। सेकंड मींस जो सबसे पहले है वो क्या है हमारा, बेरिलियम। वो हमारा क्या है, बेरिलियम। और उसके बाद क्या है हमारा, मैग्नीशियम हमारा सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल है, बिकॉज इट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और जिसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2 है, मींस के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 2। फर्स्ट हेलोजन हमारा क्या है, फ्लोरीन। हेलोजन किसे कहते हैं, जो 17 ग्रुप में आते हैं, और 17 ग्रुप में जो सबसे ऊपर आता है वो कौन है, फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 9, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,7। 17 ग्रुप वाले पीरियोडिक टेबल में हेलोजन ग्रुप कहलाते हैं, और जो एनायन होंगे और जिनकी वैलेंसी क्या होगी, -1। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फिर, नेम द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है एम्बेडेड ऑफ किसका, एम्बेडेड किसका, जायगोट का। एम्बेडेड किसका, एम्ब्रियो का, जायगोट का, ऑन द वॉल ऑफ द यूटेरिन वॉल में जायगोट का जुड़ना, एम्बेडेड होना,
ज्वाइंट होना, उसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और डेवलपमेंट ऑफ बेबी इन ह्यूमन फीमेल, तो इसका मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां एम्ब्रियो प्लांटेड होता है और जहां से वो बेबी की डेवलपमेंट होती है, वो हमारा क्या है, यूटेरस। क्या हमारा, यूटेरस। ये यूटेरस इज द साइट ऑफ प्लांट वेयर द implantation or development of baby will take place in human female. Mention any two benefit of using barrier method of a sexual act. बैरियर मेथड ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और ये बैरियर मेथड को हम मैकेनिकल मेथड भी बोलते हैं, इसको हम मैकेनिकल मेथड भी बोलते हैं। इसका मतलब मैकेनिकल मेथड विच इज नॉन आल्सो ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इसके दो फायदे क्या हैं। फर्स्ट फायदा यह है कि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करता है। दूसरा क्या करता है, प्रिवेंट द एसटीडी, एसटीडी को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, टू प्रिवेंट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बाय यूजिंग कॉन्डम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखो इसके आंसर है, आप आंसर चेक कर सकते हो। आंसर 2 का है और ये 3 का आंसर है, और आप नोट कर सकते हो। व्हाट इज द सब्सटेंस दैट पास, थर्ड फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट सब्सटेंसेस पास फ्रॉम मैटरनल टू द फेटल्स ब्लड, मदर से फीटल्स ब्लड। फीटल ब्लड का मतलब है जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में या जैगोट जो बनता है, जो एम्ब्रियो है उसमें मदर से उस ब्लड के अंदर, फीटल ब्लड के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें क्या ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, और क्या होता है, न्यूट्रिएंट, और क्या होता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होता है, न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इन द फूड, विच पास, जो पास होता है फ्रॉम मैटरनल से फीटल्स ब्लड में, क्योंकि उसको फीड करना होता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। लेकिन उस फीटल से जो एम्ब्रियो है उससे मदर ब्लड में क्या ट्रांसफर होता है, वेस्ट मटेरियल, जो फीटल्स में जो वेस्ट मटेरियल रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और अदर टॉक्सिक सब्सटेंस जो रिलीज होते हैं बाय फीटल से, वो किस में जाएंगे, मदर ब्लड में जाते हैं। और ये दोनों जो मदर से फीटल्स ब्लड में जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का जाना, या फीटल से मैटरनल में कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस का निकलना, ये किसके थ्रू जाता है, बाय अ टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू है जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की हेल्प से दिस एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस विल टेक प्लेस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इन ह्यूमन, क्वेश्चन नंबर 5, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन ह्यूमन द जीन बी ब्राउन आई, बी क्या है हमारा, कैपिटल बी इज ब्राउन, कैपिटल बी इज ब्राउन, और एंड द बी, स्मॉल बी इज ब्लू, स्मॉल बी इज ब्लू। तो इसका मतलब अगर कैपिटल बी ब्राउन है, स्मॉल बी ब्लू है, तो कैपिटल लेटर में हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट करेक्टर होता है, विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ। डोमिनेंट करेक्टर जो केवल एक एलोन अकेला भी होगा तब भी वो करेक्टर शो करेगा, लेकिन स्मॉल बी वो क्या हमारा रिसेसिव है, वो क्या हमारा क्या है, रिसेसिव ट्रेड्स, रिसेसिव ट्रेड्स। और कैपिटल इज ऑलवेज अ डोमिनेंट ट्रेड। तो बी, स्मॉल बी हमारा क्या है, ब्लू आई। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द पर्सन हैविंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। आपको क्या है कि कैपिटल लेटर या बी अगर कैपिटल में है तो वो डोमिनेंट करेक्टर का होता है और वो अपने आप को एक्सप्रेस अकेला भी कर देता है। लेकिन जो स्मॉल वाला है, स्मॉल भी अकेला कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए पेयर का होना जरूरी है। तो इसमें क्या करें, पहला इसका अंदर कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसका अंदर कैपिटल बी डोमिनेंट करेक्टर है, तो अपने आप को क्या कर पाएगा, वो एक्सप्रेस कर पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्राउन। और दूसरा स्मॉल बी ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट, एंड ये दोनों के दोनों पेयर में, मींस दोनों स्मॉल हैं, पेयर में एग्जिस्ट हैं, तो इसका मतलब वो ये इसका क्या होगा, ब्लू होगा। क्या होगा इसका, ब्लू। आई जो है इसका ब्लू होगा। ये ऑलरेडी दोनों कैपिटल हैं, डोमिनेंट करेक्टर हैं, तो क्या होगा, ब्राउन। फिर इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, व्हाट डू यू द क्लास दिस ट्रेट आई कलर ह्यूमन। जो ह्यूमन के अंदर जो आई कलर आई है, जो ट्रांसफर होती है करेक्टर्स, ये जो करेक्टर हैं, उन ट्रेड्स का, इन करेक्टर्स का किसको किस कैटेगरी में डाला है, तो ये क्या है, दीज आर द ट्रेड्स विच आर पासेस फ्रॉम वन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो ये हमारे क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड, ये हमारे क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड। जो कलर ऑफ आई विच इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इन टाइप के ट्रेड्स को हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द डीएनए। डीएनए में का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ये इसके आंसर हैं, आप आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमने आपसे डिस्कस किए थे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आपके पास हर क्वेश्चन के इसमें नेक्स्ट वीडियो में आंसर मिल जाएंगे। एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्ड अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्ड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड राइट एंगल एस वन। ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, नीचे को जा रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से अपोजिट है, तो किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द, पहला पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम लेफ्ट हैंड, फोर्स की डायरेक्शन हम किसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड से। ये हमारा क्या है, फोर्स, ये हमारा क्या है, फील्ड, ये हमारा क्या है, करंट। तो फील्ड हमारा इस तरफ है, और करंट कहाँ है, ऊपर है, करंट किधर की तरफ है, ऊपर है। तो इसका मतलब ये जो हमारा, ये जो है फोर्स है, फोर्स किधर की तरफ आएगा, इनटू द पेज, पेज की तरफ जा रहा है, देखो इट विल मूव इनटू द पेज। तो इसका मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन बीम क्या है, टुवर्ड द पेज, या टुवर्ड इनसाइड, या इनसाइड बोलेंगे, या टुवर्ड पेज, वो किसकी तरफ है, पेज की तरफ जा रहा है। इफ द चेंज पार्टिकल्स इज मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, दिस इज द चार्ज, CHAR, चार्ज, चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज बेटे, चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, फिर फोर्स क्या होगा, जब दोनों डायरेक्शन सेम है, किसकी, चार्ज पार्टिकल की, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो उनके बीच में क्या है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जब पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब हमारे पास उसका फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, या ना के बराबर होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, जीरो। क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है, ओ सॉरी, फील्ड की डायरेक्शन और किसकी, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, तो इसलिए फोर्स इज नेग्लिजिबल, क्योंकि थीटा क्या है, जीरो है, या पैरेलल बोल सकते हो। रीअरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ट्रॉपिकल लेवल इन फूड चेन। ट्रॉपिक लेवल कह रहा है और फूड चेन कह रहा है। फूड चेन क्या है, द सीरीज ऑफ फूड, एक चेन, एक सीरीज ऑफ फूड इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर टू गेट एनर्जी। एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, किसके लिए, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। ये एक स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन है। तो इसका मतलब सीरीज ऑफ पर्सन, या इन विच सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर, जो एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड है किसके ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, पर किसके लिए, टू गेट एनर्जी, टू गेट फूड। और ट्रॉपिक लेवल क्या है, ईच लेवल, ईच पार्ट, ईच कंपोनेंट, ईच स्टेप इन फूड चेन इज नोन एज, ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। और जो फूड चेन का जो पहला ट्रॉपिक लेवल है वो किससे स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मीन प्लांट से, फिर प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर के बाद क्या निकलता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर, ये होता है। तो हमारे पास ये एग्जांपल दिया गया है, तो इसमें कह रहा है कि फूड चेन में इसको हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेस करना है। तो इसका मतलब जो हमारा सबसे छोटा, जो हमारा प्लांट से बिहेव करता है, क्या था, फोटो प्लैंक्टन, क्या है, फोटो प्लैंक्टन, ये क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। इसका मतलब फोटो प्लैंक्टन इज द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल इज जू प्लैंक्टन, एंड इसके बाद क्या हमारा, इसके बाद है जू प्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन के बाद क्या है, सिप फिश, ये हमारा थर्ड ट्रॉपिकल लेवल है, और फोर्थ में क्या आ जाएगा, हमारा सील आ जाएगा। तो इसका मतलब पहला जो है ट्रॉपिकल लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इज फाइटो प्लैंक्टन, पहला फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इज फाइटो प्लैंक्टन। दूसरा ट्रॉपिकल लेवल, इसको कौन खाए, इसको कौन खाता है, जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन को खाता है, फिश खाते हैं, और फिश को कौन खाता है, स्नेल्स, तो सॉरी सील, क्या खाएगा, सील। ये हमारा ईच लेवल या ट्रॉपिकल लेवल इन ए फूड चेन है। और इसके बाद आपके इसके आंसर भी दे रखे हैं, आप यहाँ से आंसर भी लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आंसर उसके लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, आप इसमें आराम से देख सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, किसमें करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 एंड 7 है।
6th और 7th है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे पास टेबल दे रखी है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। इसका मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये एक ही ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम दे आर इन द सेम ग्रुप। और जिसे हमने क्या बोला था, ये जो हमारा पहला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, ये हमारा कौन सा ग्रुप कहलाएगा, एल्कली। और ये क्वाइट रिएक्टिव होते हैं। दूसरा क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल है, ये क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। और जो फोर्थ ये लास्ट वाला है एफ और फ्लोरीन और क्लोरीन, ये हमारा क्या है 17 ग्रुप, और इसे हमारे क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। बट हीलियम, नियोन, आर्गन ये तीनों क्या है, स्टेबल हैं। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, और ये 18 ग्रुप में काउंटेबल होते हैं। सबसे पहले कह रहा है लिथियम एंड सोडियम आर कंसिडर्ड टू बी एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का मतलब काफी ज्यादा रिएक्टिव। तो लिथियम और सोडियम को हम क्वाइट रिएक्टिव मेटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को काफी जल्दी लूज करते हैं, और इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, काफी तेज फास्ट है। तो इसका मतलब दे लूज इलेक्ट्रॉन इजिली and they are belonging with the first group, they are therefore they are quite reactive। तो इसका लिथियम का जैसे एटॉमिक नंबर 21 फर्स्ट ग्रुप है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281। तो इसका मतलब दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इजीली टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसलिए लिथियम और सोडियम क्या है, एक एक्टिव मेटल है। एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन द सोडियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज इस सोडियम से कम है, क्योंकि हम जब अलोंग द पीरियड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो साइज क्या होता है, घट जाता है। अब साइज घटने का कारण क्या है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है और साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो इसीलिए अलोंग द पीरियड साइज ऑफ एटम इज डिक्रीज। तो सोडियम का साइज बढ़ा और मैग्नीशियम का साइज सोडियम से छोटा। फिर उसके बाद कह रहा है फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। इसका मतलब फ्लोरीन जो है, जो 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है या इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेबिलिटी है या जो मेटल रिएक्टिविटी है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होती है। लेकिन अगर नॉन मेटल ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो उनकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होती है और उनकी गेन करने की रिएक्टिविटी घट जाती है। तो इसीलिए फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, फ्लोरीन की इज मोर एज कंपेयर टू क्लोरीन। इसलिए फ्लोरीन जो है ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। ये हमारे इसके आंसर हैं। आप इसमें आराम से देख सकते हो, चेक कर सकते हो और इसके क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे उसी का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या कर रहा है, वेयर डू द कार्बन कंपाउंड और कंपाउंड ऑफ कार्बन फाइंड इट्स एप्लीकेशन। मींस कार्बन कंपाउंड कहाँ कहाँ यूज होता है। फर्स्ट, कार्बन कंपाउंड कहाँ यूज होता है, ग्रेफाइट में यूज होता है। ग्रेफाइट में कार्बन यूज होता है, हाँ जी होता है। और किस में होता है, डायमंड में। किस में होता है, डायमंड में। चौथा किस में होता है, प्लास्टिक में। प्लास्टिक में किसकी फॉर्म में, पॉलीमराइजेशन की फॉर्म में। पॉलीमराइजेशन का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पॉलीमराइजेशन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, पॉलीमराइजेशन। और इसके बाद जो कार्बन है वो किस में, वुड में होता है। वुड में किस फॉर्म में होता है, वो हमारा सेलुलोज की फॉर्म में होता है। और जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, कार्बन होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट। इस टाइप के कार्बन हमारे आसपास के एप्लीकेशन अपने अप्लायंसेज में पाए जाते हैं और उनके यूज होते हैं ज्यादातर। एवरी सब्सटेंस, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ कार्बन। उसके बाद ये कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की 3, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे किसे कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किसे कहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों क्या बनाते हैं, कि कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक बताने, कोवेलेंट कंपाउंड का पहला कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ए, इसका मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
Why it is poor conductor of electricity? Why? Because no presence of ions, no absence of ions. Ions उसमें प्रेजेंट नहीं होते, ions एब्सेंट है। दूसरा, दे आर सोल्यूबल, ये वीक, ये क्या है? वीक है। ये क्या है? सॉफ्ट या वीक, वीक या सॉफ्ट है। दे आर नॉट सो मच हार्ड। वाई? बिकॉज देयर इज ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और नेक्स्ट जो सी है, ये क्या है हमारे? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो चार्ज। और ये जनरली किस फॉर्म में पाया जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। दे फाउंड इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। इसके बाद हमारा क्या है इसका आंसर? आपको आसान है इसलिए आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए लिखा भी है, देखो, कोवेलेंट कंपाउंड इज यूज एज ए सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप यहां से आंसर को देख सकते हैं। और ये क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, जिसमें 5 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग। मोनोहाइब्रिड मींस विच हैज ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या ट्रेड्स। एक क्या हमारे पास? पिंक कलर फ्लावर। पिंक कलर को हम कैपिटल पी को पिंक लिखेंगे तो पिंक हो गया। ये हमारे क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए। इसका मतलब ये क्या हमारे? पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या है? कैपिटल पी। और दूसरा क्या कर रहा है? आर डोमिनेंट। ये क्या है? डोमिनेंट। डोमिनेंट है तो कैपिटल पी। वन इज एंड ओवर द व्हाइट कलर फ्लावर। व्हाइट कलर फ्लावर को हमने स्मॉल पी ले लिया। क्या ले लिया? स्मॉल पी। स्मॉल पी इज द व्हाइट कलर जो किसमें? रिसेसिव में, रिसेसिव करेक्टर्स का है। इफ पेरेंट्स प्लांट बिलोंगिंग टू द प्योर ब्रीडिंग ऑफ डोमिनेंट करेक्टर्स एंड प्योर ब्रीडिंग रिसेसिव, व्हाट विल बी? ये प्योर डोमिनेंट करेक्टर का है, ये प्योर क्या है? रिसेसिव। ये प्योर दोनों कैपिटल, ये दोनों स्मॉल। व्हाट विल बी द फिनोटाइप और द मोर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द F1 जनरेशन। इसका मतलब F1 जनरेशन का हमने क्या बताना है? फिनोटाइप बताना है। F1 सेल्फ फर्टिलाइज। अगर F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे, सेल्फ कॉम्बिनेशन करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, तो व्हाट विल बी द फिनोटाइप रेशियो ऑफ हाउ मेनी डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स आर प्रोड्यूस इन द, बताना है। तो ये हमारे पेरेंट है। इसमें क्या निकलेंगे? गैमेट। गैमेट क्या आएगा? कैपिटल पी। ये गैमेट आ गया। क्या आ गया है? गैमेट। और गैमेट। और इसके बाद इसका क्या आएगा? स्मॉल पी। अब इन दोनों में क्या होगा? फ्यूजन होगा। अब वो फ्यूजन कैसे होगा? देखिए ध्यान से, ये क्या आ गया? पी और ये पी। तो हमने क्या करा? कैपिटल पी, इसे कैपिटल पी हमने इसको एक्सप्रेस किया किसमें? पुनीट स्क्वायर में। इसे बोलते हैं पुनीट स्क्वायर। पुनीत स्क्वायर, PUNIT, पुनीट स्क्वायर। ये देखो, ये कैपिटल पी, कैपिटल पी। ये क्या है? स्मॉल पी, स्मॉल पी। तो क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो यहां पर क्या आएगा? कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। फिर इसमें क्या आएगा? ये कैपिटल पी है, कैपिटल पी, स्मॉल पी। ये क्या है? कैपिटल पी, स्मॉल पी, स्मॉल पी। और ये क्या है? स्मॉल पी, स्मॉल पी। ये हमारा F2 जनरेशन है। हमने किस में करना है? पहले F1 जनरेशन में। किस में करना है? F1 में। ये हमारा क्या है? ये है। तो इसमें क्या करेंगे? इसको सेल्फ, ये हमारा क्या है? F2 जनरेशन में। तो हमारा जो F1 जनरेशन में है वो क्या है? हमारा क्या है इसमें? प्योर। ये क्या है हमारे पास? हमारे पास आया पिंक कलर का। किसका आया? पिंक कलर का। जो F1 जनरेशन में है वो हमारा क्या है? पिंक है। क्या है? पिंक। इसके बाद क्या पूछ रहा है? F1 में हमने सेल्फ किया, सेल्फ किया तो F2 में क्या है हमारा? कैपिटल पी, कैपिटल पी, कैपिटल पी। फिर क्या है? कैपिटल पी, स्मॉल पी, फिर कैपिटल पी, स्मॉल पी, और फिर स्मॉल पी, स्मॉल पी। ये हमारे क्या है? ये हमारे वायलेट पिंक है। क्या है? हमारे पिंक कलर के। और ये क्या है? ये हमारा व्हाइट है। तो इसका मतलब व्हाइट हमारा क्या है? रिसेसिव, और पिंक हमारा क्या है? डोमिनेंट। तो क्या आएगा? 3:1। तो हमारा जो फिनोटाइप है वो 3:1 किसमें आया? F2 जनरेशन में। 3 पिंक के हैं और एक किसका? हमारा व्हाइट का है। लेकिन F1 जनरेशन में हमारा 100% क्या है? पिंक है। तो मोनोहाइब्रिड में हमेशा जो फिनोटाइप होता है इन F1 में जो फिनोटाइप होता है वो क्या होता है? 100% मींस टॉल, डोमिनेंट करेक्टर का। और F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप होता है वो 3:1 मींस 3 डोमिनेंट करेक्टर के और एक रिसेसिव करेक्टर का होता है। मोनोहाइब्रिड में केवल 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर रहते हैं। ये हमारा इसका आंसर है। और ये आंसर आप आराम से चेक कर सकते हो, नोट कर सकते हो, जिससे आपको आसानी रहे। Explanation with answer is given to you.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वेल बल्ब पता नहीं है, तो लेट द नंबर ऑफ बल्ब, लेट नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ बल्ब को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया या एन ले लिया, इज यूज्ड, वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज इज 220 वोल्ट, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन विद द रेटेड, उसमें क्या लगा दिए, 10 वॉट का बल्ब लगा दिए, 10 वॉट के कुछ बल्ब लगाए जो पावर है, इसका मतलब एक बल्ब की पावर कितनी है, 10 वॉट है, तो कितने बल्ब लगाए पता नहीं है, एन लगा दिए, एन नंबर ऑफ बल्ब, तो ये हमने एन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी लैम्प आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ना है, ये एक लैम्प, ये दूसरा लैम्प, ये तीसरा लैम्प, तो कितने लैंप जोड़ेंगे, एन नंबर, तो देखो जरा एन नंबर अगर जोड़ा तो ये आ गया पैरेलल में, ये आ गया, ये आ गया, तो इसका मतलब जो हमारे पास ये क्या है, बैटरी, ये बैटरी है, बैटरी को किससे, स्विच से जोड़ दिया, और इसको किससे जोड़ दिया, एमीटर से जोड़ दिया। वैसे तीन अप्लायंसेज हैं, तीनों के अंदर करंट क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, तो इसका मतलब अगर ये टोटल करंट आई है, तो यहाँ पर करंट कितना जाएगा, I1, यहाँ क्या जाएगा, I2, और यहाँ क्या जाएगा, I3, यहाँ से क्या निकलेगा, I1, ये क्या निकलेगा, I2, और ये क्या निकलेगा, I3, और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये सेम कॉमन आई ही हो जाएगा, तो इसका मतलब इन पैरेलल, इन पैरेलल में जो टोटल करंट है वो क्या होता है, I1 प्लस I2 और प्लस I3 और डैश 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 कितने टाइम, एन टाइम, लेकिन एन टाइम हमने बल्ब कंबाइन किए पैरेलल में, तो इसका मतलब सबका करंट ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा, किसके बराबर, आई, तो यहाँ पर आई इसके हिसाब से क्या हमें क्या देखा है, पावर, पावर कितनी है, 10 वॉट, पावर कितनी है, 10 वॉट, और इसमें आई क्या होगा, इसका मतलब पावर इज इक्वल टू मीन्स पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो हमने निकालना है क्या, आई निकालना है, तो यहाँ नीचे जाके क्या जाएगा, डिवाइड पी अपॉन में वी इज इक्वल टू आई, और ये क्या जाएगा, करंट आ जाएगा, तो ये मेरे पास I1 आ गया, I1 भी कितना है, पी अपॉन में वी, I2 भी कितना है, पी अपॉन में वी पी, और ये भी क्या है, पी अपॉन में वी, एन टाइम का मतलब क्या है, तो आपके पास हो जाएगा पावर एक P1 और V कांस्टेंट है, P कांस्टेंट और अपन में V, क्योंकि पावर हर बल्ब की क्या है, 10 वॉट है, प्लस में P1 अपॉन में V, और कितने टाइम, एन टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन टाइम का मतलब है इसको एन से मल्टीप्लाई, P1 अपॉन में V इज इक्वल टू आई, और आई क्या होता है, V अपॉन में R इज इक्वल टू एन, P1 अपॉन में V, और V हमें दे रखा है कितना, V हमारे पास है 220, और वैसे टोटल करंट कितना दे रखा है हमारे को, 5 एम्पियर दे रखा है, सॉरी, टोटल करंट कितना दे रखा है, 5, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, सीधा 5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, टोटल करंट इज 5 एम्पियर, टोटल करंट कितना दे रखा है, 5 एम्पियर, 5 इज इक्वल टू एन कितना है पता नहीं है, आर कितना हमारे पास, रेसिस्टेंस, सॉरी पावर, पावर हमारे पास 10 वॉट है, और वोल्टेज कितनी है, 220, ये जीरो से जीरो, तो हमारे पास कितना क्या, 5 इज इक्वल टू एन अपॉन में 22 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एन इज इक्वल टू 22 इंटू 5 इज इक्वल टू 110, और नंबर ऑफ बल्ब कितने हो गए, 110, इसका मतलब 110 बल्ब को अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारे पास जो टोटल करंट आएगा वो 5 एम्पियर के बराबर होगा। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, ये मेरे पास क्या है, R1 R2 R3 R4 R5 R6, ये R1 R2 R3 R4 R5, ये इनकी वैल्यू दे रखी है, ये कितने ओम का है, 10 ओम का है, ये कितने ओम का है, 40 ओम का है, और ये कितने ओम का है, 30, ये क्या है पहला वाला 30 ओम का है, और ये कितना है, 20 ओम का है, और ये कितना है, 60 ओम का है, तो इसने क्या पूछा है, टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ से क्या हुआ, स्विच ऑन किया तो करंट क्या हुआ, यहाँ से पॉजिटिव से एंट्री किया, ये करंट आ गया, तो करंट यहाँ से क्या हो गया, दो जगह चला गया, किसमें चला गया, दो जगह में, किसमें, R1 और R2 में, और दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, तो जब करंट दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा, एक के साथ I1 एक के साथ I2, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो करंट क्या होगा, वो सेम आई होगा, तो उसने पूछा है टोटल रेसिस्टेंस, इसका मतलब ये दोनों किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में, तो R1 एंड R2 आर कनेक्टेड, आर ज्वाइन इन पैरेलल, दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या रहता है, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 40
तो इसका क्या ले लेंगे एलसीएम 1 अपॉन में आरपी इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 10 और 40 का 40 आ गया। तो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 की टेबल 40 में कितने टाइम 4 टाइम प्लस में ये क्या आएगा हमारे पास 40 को 40 से डिवाइड करेंगे एक को 1 से 1 आ गया। तो 1 अपॉन में रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 5 अपॉन में 40। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन में 8। तो इसका मतलब 1 अपॉन में आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8 तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो आरपी इज इक्वल टू 8 ओम। ये मेरे पास क्या आ जाएगा रेसिस्टेंस आ जाएगा सर्किट में। अब पूछ रहा है कि टोटल करंट, हमें पता है टोटल करंट आई होता है और आई क्या है वी अपॉन में आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। ये सेकंड पार्ट है हमारा वी अपॉन में आर। आई इक्वल टू वी अपॉन में आर। तो हमने क्या निकाला है हमने रेसिस्टेंस निकाला है किसका यहाँ पे इस वाले सर्किट का। अब किसका निकालेंगे ये जो तीन रेसिस्टेंस हैं ये किस में जुड़ रहे हैं ये भी पैरेलल में जुड़ रहे हैं। तो इसका टोटल रेसिस्टेंस आ गया हमारे पास 8 ओम। ये कितना आ गया 8 ओम। तो जितना करंट यहाँ जा रहा है उतना ही करंट आगे निकल गया। इसका मतलब इस 8 ओम में करंट कितना है हमारे पास आई। ये करंट आई एमीटर रीडिंग जो करंट आई है वो कहाँ गया इन तीन रेसिस्टेंस में गया। इसका मतलब तीन रेसिस्टेंस किस में जुड़े हैं सीरीज पैरेलल में। किसमें पैरेलल में R3 R4। इसका मतलब R3 R4 एंड R5 आर इन पैरेलल। तो यहां से हम क्या निकालेंगे इनका टोटल रेसिस्टेंस। तो कैसे निकलेगा 1 अपॉन में RP1 टोटल पैरेलल निकालेंगे। तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन में R3 प्लस 1 अपॉन में R4 प्लस 1 अपॉन में R5। तो इसके बाद क्या है 1 अपॉन में RP डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये कितना हमारे पास R3 30 ओम। ये देखो R3 30 R4 20 और R5 60। तो R3 30 ओम प्लस में 1 अपॉन में 20 ओम प्लस 1 अपॉन में 60 ओम 1 अपॉन RP एलसीएम कितना आएगा इसका 60। तो यहां पर क्या आएगा 3 2 जा 2 3 और ये 1 तो 6 अपॉन में 60 तो क्या आएगा 10 आ गया। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10 क्रॉस मल्टीप्लाई तो RP इज इक्वल टू 10 ओम आ गया। RP डैश ये क्या हमारे पास RP डैश ये हमारे पास कितना आ गया 10 ओम आ गया। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट आया वो 8 ओम आया। ये 8 ओम इसे हमने क्या लेट किया था RP और जितना करंट इस दोनों में आ रहा है वो बाहर निकला उतना ही करंट किस में जा रहा है इन तीनों में जा रहा है। तो इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस इसका मतलब ये वाले तो रेसिस्टेंस जो पैरेलल में इनका जो रिजल्टेंट आया 8 और इन तीन का रिजल्टेंट किसके बराबर 10 के बराबर। इसका मतलब जो ये इनका रिजल्टेंट है और इन तीनों का रिजल्टेंट है टोटल किस में जुड़े हुए हैं सीरीज में। इसका मतलब 8 ओम और ये रिजल्टेंट 10 ओम किस में जुड़ेंगे सीरीज में। तो आरपी ये हमारा क्या हो गया 8 ओम आ गया। दूसरा रेसिस्टेंस इसका मतलब सीरीज में जुड़ रहा है आरपी डैश इज इक्वल टू कितना 10 ओम आ गया। तो इसको किससे जोड़ रखा है बैटरी से जोड़ रखा है। किससे जोड़ रखा है बैटरी से प्लस और ये माइनस ये हमारा स्विच ऑन है और यहाँ पर क्या हमारा एमीटर क्या है एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास R1 R2 दोनों किस में जुड़े हुए हैं सीरीज में। तो टोटल रेसिस्टेंस RS इज इक्वल टू 8 ओम प्लस में 10 ओम इज इक्वल टू 18 ओम। तो टोटल करंट कितना आ गया 18 ओम सॉरी रेसिस्टेंस टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया 18 ओम आ गया। उसने क्या पूछा है टोटल करंट मतलब आई क्या होता है ओम लॉ के हिसाब से वी अपॉन में आर। वी कितना है 12 और आर कितना हमारे पास 18। तो ये आएगा 4 6 2 जा 12 6 3 जा 18 तो 2 अपॉन में 6 तो क्या आएगा 0.6 और 7 के एम्पियर के बराबर अप्रोक्सीमेटली। अगला मूव करते हैं क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल है इसलिए इनके आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्योंकि द फॉलोइंग सर्किट सो डायग्राम शो द थ्री रेसिस्टेंस एक 2 ओम एक 4 ओम एक 6 ओम। ये 2 ओम 4 ओम और ये 2 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस सॉरी एक आर है आर ओम। ये क्या है तीन रेसिस्टेंस आपके जुड़े हुए और ये क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस जो उस बैटरी से के अंदर ही जुड़ा हुआ है। ईएमएफ मीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन पोटेंशियल डिफरेंस विद इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम। ये कितने ओम का है 3 ओम का है और करंट कितना है 0.25। इसका मतलब करंट 0.25 0.5 0.25 से ये करंट क्या जाएगा इसमें और इसमें दोनों में बढ़ जाएगा।
दोनों में बट जाएगा, टोटल दोनों का करंट 0.25 होना चाहिए। फिर जब इस सर्किट से निकलेगा तभी क्या होगा, 0.25 एम्पियर करंट होगा। टोटल करंट कितना होगा, टू, इसका मतलब टोटल सर्किट में जो करंट है वो 0.25 है। तो उसने आगे क्या पूछा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टेंस। तो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस में क्या करंट, पोटेंशियल डिफरेंस है, पी, पोटेंशियल डिफरेंस मीन वी। तो किस में हम पूछ रहे हैं, 4 ओम में, ये 4 ओम में। तो इसका मतलब करंट तो इसमें कितना है, 0.25 आ रहा है, और 4 ओम क्या है इसका रेसिस्टेंस, 4 ओम है। तो निकालना क्या है, वी निकालना है। तो वी इज इक्वल टू आई आर हो गया। और वी कितना है हमारे पास, वी हमारे पास है, वोल्टेज निकालना है, वी हमें निकालना है आई। आई कितना है इसका, 0.25, 0.25, आर कितना है इसमें 4, तो 0.25 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 वोल्ट। तो इसका मतलब पहला जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 रेसिस्टेंस, ये कितना है, 1 वोल्ट आया। उसके बाद कह रहा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेसिस्टेंस। इसका मतलब इस बैटरी के अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस है, उस इंटरनल रेसिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या है, 3 ओम। मीन्स स्मॉल आर वन इज इक्वल टू कितना, 3 ओम है। कैलकुलेट द इंटरनल रेसिस्टेंस इन द सेल। इसका मतलब सेल के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, तो आर वन इज इक्वल टू 30 तो इसका मतलब निकालना क्या है, पीडी वी इज इक्वल टू आई आर। और आई कितना है मेरे पास, आई इसमें है 0.25, और आर कितना हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर, और इसका रेसिस्टेंस कितना है, 3 ओम। तो कितना आ गया, 0.75 वोल्टेज आ गया। इसका मतलब पहले में आंसर आया 1 वोल्ट, और इसमें कितना आ गया, 0.5 वोल्ट आ गया। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब है टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेट होना एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में। इसका मतलब जब फूड एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफर होता है तो उस फूड ट्रांसफर के दौरान टॉक्सिक सब्सटेंस भी ट्रांसफर हो जाते हैं, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस हर ट्रॉपिकल लेवल में वेरी होते रहेंगे। और जो टॉप कार्निवोरस है या सबसे बड़ा जो ट्रॉपिकल लेवल है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, और ज्यादा एक्यूमुलेट कर उसके अंदर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। जैसे देखोगे यहाँ येलो टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पर बहुत कम है, और अगले में क्या हो रहा है, बढ़ ज्यादा रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, अगले में और ज्यादा, और उससे अगले में बहुत ही ज्यादा है। तो ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, इसका मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेट होना, उसे हम क्या बोलेंगे, इकट्ठा होना, बढ़ना तो हर ट्रॉपिकल लेवल में, तो उसे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक्यूमुलेशन, accumulation of toxic substance from one tropical level to another tropical level। एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेट होना, उसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो है टॉप जो कार्निवोरस होता है उसी में प्रेजेंट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है वो किस में माना जाता है, ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, और ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है हर ऑर्गेनिज्म हर ट्रॉपिकल लेवल में अलग अलग होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है केस स्टडी का 15। अब मैं रीड द केस स्टडी केयरफुली, जिसमें क्या कर रहा है, पहले 2 क्वेश्चन कंपलसरी है और तीसरे क्वेश्चन में चांस है। अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है रीजन सराउंड द मैग्नेट विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। उस मैग्नेट के आसपास का वो क्षेत्रफल, वो एरिया जिसमें वो अपना प्रभाव डाल सके। डिस्क्राइब बाय ड्राइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। व्हेन ए स्मॉल नॉर्थ कंपास पोल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट बाय द मैग्नेट। इसका मतलब मैग्नेटिक पोल को हमने क्या रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाएंगी। इट विल बी एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एंड इन द नॉर्थ पोल इट इज फ्री। इट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। The path traced by the north pole is free to move under the effect of the magnetic field is known as magnetic field line। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, जो बताती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, जो मूव की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैग्नेट का, वो किधर की तरफ जा रहा है, वे हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताती हैं।
तो सिंस द डायरेक्शन ऑफ द, क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ नॉर्थ पोल, वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो वही डायरेक्शन बताएगा जो नॉर्थ पोल बताएगा। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फ्रॉम, किससे स्टार्ट होती है, नॉर्थ ऑफ। इसका मतलब अगर मेरे पास ये बार मैग्नेट है और यहाँ पर क्या है नॉर्थ और ये क्या है साउथ, इसका अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पर मर्ज होंगी, और मैग्नेट के अंदर क्या होगा, स्ट्रेट एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ एंड मर्ज एट द साउथ, साउथ से निकलेंगी, ओ सॉरी नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पर इकट्ठी हो जाएंगी, एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ। तो इसके बाद कह रहा है सो द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल आ गया, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम and north pole inside the magnet, इसका मतलब how where the direction of the magnetic field line from north to south inside the magnet, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किधर से जाएंगी, नॉर्थ से जाएंगी और साउथ से जाएंगी और नॉर्थ की तरफ जाएंगे, साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के बाहर आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। A small compass is moved along the magnetic field line. Compass needle always set itself along the tangentially, so the line is drawn from the south pole compass to the north pole indicate the direction of the magnetic field inside a point। field आपने बता दिया, the region। do पहला क्वेश्चन देखिए इसका, do magnetic field line intersect if not why, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो इट विल इंडिकेट टू डायरेक्शन, उसकी कितनी डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन होगी, एंड विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। इसके बाद कह रहा है अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बार इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव द हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड के ऊपर हमने एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट रख दिया, तो उस मैग्नेटिक व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी, उस जगह ज्यादा जहां पर ज्यादा होंगी, इसका मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन या क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जितनी ज्यादा नजदीक होंगी, विच विल बी इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट है। थर्ड पार्ट कह रहा है कि वेयर डू वी यूज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से किधर को तरफ जा रही है, और वो इंडिकेट करता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कि उसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किधर की तरफ जा रही है। ये हमारा थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट में एक ऑप्शन भी है, या तो थर्ड पार्ट ऊपर वाला करिए या नीचे वाला, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन बार मैग्नेट, ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट है, स्ट्रेट बार मैग्नेट, और इसमें क्या है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये क्या है नॉर्थ और ये क्या है साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी और क्या आ जाएंगी, साउथ पर आ जाएंगी, और साउथ के बाद क्या होंगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन अ, किसमें, बार मैग्नेट में, ये मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलेंगी, एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साइड, एमर्ज फ्रॉम, एमर्ज्ड फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ पोल, और साउथ पोल पर क्या होंगी, मर्ज हो जाएंगे, और इनसाइड द मैग्नेट इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इन्हें ये यहां से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ही निकलेंगी, ये डायरेक्शन ये होगी, और इसमें यहां से अंदर की तरफ दे मूव इनसाइड, और इनकी डायरेक्शन ऐसे होगी, साउथ में अंदर की तरफ। चलिए ये हमारा क्वेश्चन था, देखिए इसके आंसर है, आप आंसर चेक कर सकते हैं और आंसर को नोट भी कर सकते हैं, और आपको अब जो है हर क्वेश्चन के सैंपल पेपर के क्वेश्चन और आपको आंसर भी साथ साथ मिलेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाओ, और आपके सामने जो इसके बाद नई नई वीडियो आती रहेंगी, और कभी कभी जो सीईटी पॉलिटेक्निक है उसके भी कुछ वीडियोस या उसके सैंपल पेपर, उसके क्वेश्चन इस वीडियो में इस स्लाइड में डाले जाएंगे, जिससे आपको पॉलिटेक्निक में अगर एडमिशन लेना हो तो आपको सब्जेक्ट और आपको टाइप ऑफ पेपर भी पता लग जाएगा। चलिए ये हमारा सैंपल पेपर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे टू ज्वाइन अस।